नमस्कार दोस्तों। पश्चिम बंगाल में इस वक्त 5वें फेज़ की वोटिंग चल रही है। यहाँ 45 सीटों का फैसला होना है और ये 45 सीटें बहुत मायने रखती हैं। अब तक 135 सीटों पर चुनाव हो चुका है और जो दिशा है, जो दशा है, वो बंगाल के लोग तय कर चुके हैं। लेकिन यहाँ से वो एक ऐसी तरफ बढ़ेगी जो ये तय करेगा कि आखिर बंगाल की गद्दी पर कौन बैठा है। लेकिन यहाँ मैं एक सिर्फ इसी वजह से नहीं हूँ, आपसे जो बातचीत कर रहा हूँ और इस समय लाइव पर करने की कोशिश कर रहा था, वो भी नहीं हुआ। लेकिन मैं आपको एक ऐसी जगह पर लाया हूँ जो इतिहास के पन्नों में एक अनूठी जगह रखती है, एक अलग जगह रखती है, क्योंकि उसने हिंदुस्तान के इतिहास में जितना रक्त रंजित हिस्सा दिया है उतना शायद किसी और विचारधारा ने न दिया हो। मैं इस वक्त इस बोर्ड से शुरुआत करता हूँ, इस स्मारक से शुरुआत करता हूँ। शायद आप पहचान सकें इस स्मारक पर जो जगह है, जो नाम लिखा हुआ है, उसको मैं बाद में बताता हूँ। लेकिन आप पहले ये देखिए कि इस स्मारक पर आपने कुछ लोगों के नाम लिखे हुए हैं जो बंगला में लिखे हुए हैं। कॉमरेड से शुरू होता हुआ नाम है और CPI-ML की ये जन्मभूमि मानी जा सकती है। यहीं से मार्क्सिस्ट लेनिनवादी जो पार्टी है वो जिस तरह से यहाँ खड़ी हुई थी और जिसने हिंदुस्तान के इतिहास में नक्सल शब्द दिया, वो यही जगह है। मैं इस समय बंगई जोत गांव में हूँ, जहाँ से इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। बंगाल के बाहर के लोग शायद नक्सलबाड़ी से ही इस बात को कनेक्ट करते हैं, लेकिन बंगाल के लोग अच्छे से जानते हैं इस गांव से उस संघर्ष की शुरुआत हुई जो उस समय काफ़ी समय से यहाँ पक रहा था, लेकिन जो 25 मई को यहाँ फूट पड़ा। उससे पहले 23 मई को पुलिस पार्टी पर हमला हुआ था, जिसमें कि एक जो सब इंस्पेक्टर है उसकी भी डेथ हुई थी और कुछ लोग औरों की। लेकिन उसके बाद 25 मई को जब किसानों का यहाँ प्रदर्शन बहुत बड़ा हुआ था, तब फायरिंग में 11, जिनमें से 2 बच्चे और 9 किसान थे, उनकी डेथ हो गई। उन अनाम बच्चों के शायद हम लोग नाम नहीं जानते, लेकिन उन कॉमरेड का यहाँ लिखा गया। उसके बाद कुछ और विधि हैं जो आपको दिखाएंगी कि इतिहास में कितना रास्ता तय होगा, ये भी मैं बताने की कोशिश करूँगा। कि ये पहले प्रशांत बनर्जी हैं, महादेव मुखर्जी हैं। उसके बाद सूरज दत्ता हैं, जिनको जो सक्सेसर थे कॉमरेड चारू मजूमदार थे। और चारू मजूमदार, इस पूरे आंदोलन को खड़ा करने में 2 ही शख्स याद होगा, कानू सान्याल और चारू मजूमदार। दोनों एक दूसरे के दोस्त और दोनों यहाँ सिलीगुड़ी के इस हिस्से में, यहाँ नक्सलबाड़ी के कानू सान्याल और सिलीगुड़ी के चारू मजूमदार। इन लोगों का एक सपना जिस तरह का था, हथियार बंद क्रांति, यानी हिंदुस्तान ने जो आज़ादी हासिल की थी, जिसमें लोकतंत्र की बुनियाद पर जो खड़ा हुआ था और जो सपने देखने शुरू किए थे दुनिया में, एक ऐसा लोकतंत्र जो दुनिया को राह दे सकता था, उसके उलट यहाँ ये सोचा गया कि किसानों को हथियारबंद तरीके से फैसला करना होगा। ये सरकार दुश्मन सरकार है। और ये शायद बहुत सारे लोग इस फैक्ट को नहीं जानते हो कि जिस वक्त ये हो रहा था उस वक्त यहाँ कांग्रेस बदल चुकी थी, यहाँ संविध सरकार थी, यानी CPM उस ताकत में थी, जो पार्टी थी वही इस ताकत में थी और उसी की पुलिस थी। लेकिन जिस तरह से खिलाफ उन्होंने शुरू किया और जिस तरह से हिंसा होनी शुरू हुई, उसने पूरे हिंदुस्तान के इतिहास को जैसे एक काली डगर पर डाल दिया। आज भी हम लोग अपने सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को खोते हुए देखते हैं। इसमें एक और बात है जो दुखद, इस पूरे आंदोलन की उस पूरी पृष्ठभूमि को एक सिर्फ एक दुखद प्रहसन में बदल देती है, या एक ऐसी दर्द की बात सिर्फ बता सकते हैं कि ये देखिए, ये जो किस तरह से इस देश में वामपंथी आंदोलन की नींव ही विदेशी आइडिया के साथ है, जिसका देश के साथ रिश्ता मुझे लगता है सिर्फ इससे मज़दूरों के अलावा कुछ नहीं है, जो यहाँ से मरने के लिए अपने लोगों को पैदा करते हों। क्योंकि इससे हासिल क्या करते हैं, इस पर इनके नेताओं की टिप्पणियों में मैं बताऊँगा, जो उन्होंने, जैसे चारू मजूमदार जो अगले 2 ही सालों में जिसकी डेथ हो गई थी, यानी इस आंदोलन के 67 के बाद ही उसकी डेथ हो गई थी, पकड़ा गया था। इस पूरे हंगामे के बाद ये पूरा हुआ, आज वो वहाँ। अब आप इसको देखिए कि ये सिर्फ चारू मजूमदार और कानू सान्याल के पोस्टर आपको बाकी किसी जगह नहीं दिखेंगे, यानी वामपंथी आंदोलनों ने इसको अपने से अलग किया। उस पार्टी ने भी कहा और उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि जैसे उनका इससे कोई रिश्ता नहीं होता। वो इस बात को बार बार हटते हैं, क्योंकि हिंसा बहुत ज़्यादा, यानी लाशों पर लाशें गिराने की इस आंदोलन की जो एक आदत थी, जो रवायत थी, उसने किस तरह से इस देश की राजनीति को प्रभावित किया, ये सबको मालूम है। हमने हज़ारों अपने देश के सुरक्षा जवान खोए, इसके बाद गांव के वो मासूम बेगुनाह लोग जिन पर इस नक्सल का काला साया लगातार पड़ता रहा। लेकिन जिस क्रांति के शब्दों की आप भी आजकल भी आप इस तरह के लोगों को देखते होंगे, जो टीवी मीडिया या उस पर भी यूट्यूबर्स में, कि किस तरह से उनके पास शब्दों के जाल होते हैं जिसमें लोग फंसते हैं। अब मैं जिस चीज़ से, मुझे लगता है कि जिस चीज़ का कोई राब्ता इस देश के साथ नहीं होता है, जिस चीज़ को इससे कोई लेना देना नहीं, और कैसे ये पूरा आंदोलन एक विदेशी ताकतों के हाथ में रहा होगा, इसको इस तरह से मैं दिखाने की कोशिश करूँगा कि ये लेन पाओ
इसके बारे में कितने हिंदुस्तानी जानते होंगे मुझे नहीं मालूम है कि कामरेड भी कितने लोग जानते होंगे। ये सक्सेसर ऑफ माओ हैं, यानी माओ का उत्तराधिकारी इसको कहा गया है। इसके बारे में कौन लोग हैं जो आपको इस देश में बताएंगे। मैं उन लोगों को ज़रूर उनसे मिलना चाहूँगा जो काफ़ी बड़ी बातें उन्होंने बताना शुरू किया। और माओ तुंग, याद कीजिए, हिंदुस्तान पर चाइनीज़ अटैक की पूरी रणनीति तैयार करना, लॉन्ग मार्च के सहारे लाखों लोगों के कत्ल का इल्ज़ाम जिस शख्स के ऊपर है, और जिसकी कठोरता, जिसकी क्रूरता और जिसकी कहानियाँ चीन के हर एक हिस्से में गाई जाती हैं, वो यही शख्स है जिसको चीन के नेता भुला चुके हैं। लेकिन यहाँ वामपंथी आंदोलन आज भी उसके बिना नहीं हो सकता। अब आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ स्टालिन है, ये स्टालिन का है। स्टालिन के बारे में मैं किसको क्या बताऊंगा, क्योंकि तमाम लोग जानते हैं साइबेरिया में मरे हुए उन 30 लाख लोगों की कहानी। जिस तरह से स्टालिन को वहाँ की मूर्तियाँ गिराई गई, मूर्तियाँ आपको याद होगा 1991 में ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका गोरबाचोव का वो कहानी, जिससे स्टालिन की बड़ी बड़ी मूर्तियाँ गिरी। स्टालिन जिसने इंसानी जो हुकूक हैं उनको ख़त्म करके जिस तरह की एक तानाशाही जिससे ख़त्म किया। मतलब आपको अगर कहीं इंसानी लोकतंत्र, आज़ादी का मतलब होता है इंसान की अपनी वैचारिक अभिव्यक्ति को ताकत देने की, लेकिन वो यहाँ से इस स्टालिन ने किस तरह ख़त्म की थी ये सबको मालूम है। 20 साल में किस तरह लोकतंत्र को वहाँ ख़त्म कर दिया गया था। लोकतंत्र सिर्फ एक मजाक के तौर पर रहा और पहली मूर्ति हमेशा की तरह लेनिन। ये हिंदुस्तान की जगह है। अगर मैं इन पहले 4 बुतों को रख कर आज के किसी बच्चे से भी पूछने की कोशिश करूं या उन लोगों से जो गांव में बैठे हैं, तो वो शायद ही ये बता ना पाएँ। और मैं इस बात पर बहुत इत्तेफाक रखता हूं कि यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी के भी वो लोग, गाँव के गरीब मजदूर भी ये नहीं बता पाएंगे कि इनका हिंदुस्तान से कोई रिश्ता है या नहीं, इनका हिंदुस्तान से कोई लेना है देना नहीं, वो बंगाल की इस ज़मीन तक आए कि नहीं, या हिंदुस्तान में आए या नहीं। ये सिर्फ ये बताता है कि इस आंदोलन की बुनियाद में ही वो चीज़ें लिखी हुई थी जिससे इस देश के खिलाफ, इस देश की राजनीति, इस देश के कल्चर, उसके खिलाफ, और वो इथोस आपको अभी भी दिखाई देता है। इस नक्सलबाड़ी में आज हवा काफ़ी बदल चुकी है। ये नक्सलबाड़ी जिसको जो ये रिश्ता जोड़े हुए थी इन मूर्तियों के साथ, अब वो नक्सलबाड़ी शायद कहीं और जा चुकी। नक्सलबाड़ी मातीगारा जो ये सीट है दार्जिलिंग की, ये इसको देखेंगे जहाँ हम लोग खड़े हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये बंगला में लिखा है बंगई जोत प्राथमिक विद्यालय, और इसके नीचे कोई स्कूल है, बीच में नक्सलबाड़ी और शायद ये दार्जिलिंग। यानी मैं अगर इसको कुछ आपको पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ बूथ पर वोट के लिए सुबह से लाइनें लगी हुई हैं। मतलब सुबह आ चुके हैं बदलाव के लिए। बुजुर्ग हैं जो जिनको बहुत देर तक शायद वो खड़े ना हो सकें। हालांकि कोशिश ये की है चुनाव आयोग ने कि सबको मास्क, जो नहीं मास्क हैं उनके हाथ में ग्लव्स भी दिया गया है ताकि वो लेकर जाएं, और सैनिटाइजेशन की भी प्रोसेस पूरी की गई है। वहाँ थर्मामीटर भी, मतलब हम लोग इस कोरोना के उस काल में हैं जहाँ लाशों को जलाने के लिए लकड़ियाँ कम हैं, कब्रिस्तान में दफनाने के लिए जगह कम है, वैसे में राजनेताओं की अभी रैलियां बंद नहीं हुई, ये तो है। लेकिन चुनाव आयोग की हमने अभी तक 5 फेज़ों में इस बात के लिए तारीफ़ करनी होगी कि उन्होंने ये कोशिश की है कि यहाँ जो वोट देने आ रहे हैं उनको कुछ समय के लिए सुरक्षित किया जा सके, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग अभी मेंटेन नहीं की जा रही, क्योंकि भीड़ है, उसके लिए कोई इस तरह का वो नहीं है। लेकिन जिस तरह का हाल आपको यहाँ दिखाई देगा, लंबी लाइनें आपको दिखा रही हैं कि आखिर नक्सलबाड़ी में आज भी है। इस पूरे उधर खूबसूरत से हरे खेतों के बीच में, जिसको लिए बहुत से लोग अभी भी जो उस आंदोलन के साथ जिनकी एक रोमांटिसिज्म का जो रास्ता है, राबता है, वो आज भी है। उसमें मैं उधर दिखाने की कोशिश करूँगा कि ये खेत हैं जिनमें तब से आज तक फसलें कई बार बदल चुकी होंगी, उन सब के साथ वो विचारधारा भी बह चुकी होगी, और जिसको कभी यहाँ से वामपंथ का सबसे बड़ा गढ़ और दुनिया की, इसके लिए जितने गीत लिखे गए नक्सलबाड़ी आंदोलन की प्रशंसा के लिए, गीत लिखते हुए अरुंधति राय जैसी महिलाएं जिन्होंने इस देश में अपने आप को अभिव्यक्ति की आज़ादी के एकमात्र सर्टिफिकेट बांटने का अधिकार दिया हुआ है, उन लोगों के पास इस आंदोलन की बहुत सारी खूबसूरत और फिल्मी तस्वीरें हैं जिसमें वो किस तरह से पसीना बहाते हुए किसानों की, लेकिन वो शायद इस तमाम चीज़ों को भूल चुकी कि ये जगह सही निर्णय करने वाली जगह है। जिसने इस चीज़ को झेला, जिसने यहाँ अपने खून बहाया, और आज जब मैं फिर वापस उन दोनों नेताओं की तरफ जाता हूँ, चारू मजूमदार के पास तो शायद ये कहने का वक्त उसको नहीं मिला कि इस आंदोलन से क्या हासिल हुआ, लेकिन लंबे समय तक कानू सान्याल बहुत अरसे तक जीवित रहे, और उनके साथ के इंटरव्यूज़ आपको अलग अलग माध्यमों से पता चलेंगे, जिसमें लगातार वो इस बात की वकालत करता है कि राजनीति में हिंसा की जगह नहीं। यानी जिस हिंसा की चिंगारी को यहाँ से उसने उठाया, जिस हिंसा को उसने बिखेरा यहाँ के लोगों की ज़िंदगी में, कालख जिस तरह से पूरी ज़िंदगी, और यहाँ से शुरू होकर बंगाल से शुरू होकर हिंदुस्तान के हर हिस्से में पहुँची वो हिंसा की आंधी, जिसने हज़ारों सुरक्षा कर्मियों को मारा जिन्होंने, और उसके बाद भी यहाँ अब वो एक बिखरी हुई कहानी है। यहाँ ये तमाम महिलाएं, तमाम पुरुष आपको देखेंगे
ये पूरे लोग जो हैं यहाँ आकर वोट करने के लिए आए हुए हैं। और इस बार मैं आपको ये बता दूं कि चारू मजूमदार और कानू सान्याल, उनको लगता है कि जैसे ये ज़मीन अब उनकी नहीं रही, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से हासिल की थी ताकत से, जनता ने लोकतंत्र में उसको बदल दिया। बीच में इस सीट पर सीपीएम और कांग्रेस, यानी जिस कांग्रेस के खिलाफ ये पूरा आंदोलन खड़े किए गए थे, हालांकि सीपीएम के समय शुरू हुआ लेकिन खड़ा कांग्रेस के खिलाफ हुआ था, वो आज उसी का विधायक यहाँ से है। यानी शंकर जो ताकतवर नेता यहाँ का है वो कांग्रेस का है। और कानू सान्याल जिसने कहा कि जिस